अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए समझते हैं क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है बट बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आपको भी ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर आप इस टॉपिक को बहुत ईजिली समझने वाले हो। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, आप ज़रा इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर आपको एक खाली रोड दिखाई दे रहा है। अब इस खाली रोड पे एक एक्सीडेंट होने वाला है, ज़रा उस एक्सीडेंट को देखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑरेंज कार और एक सिल्वर कार एक दूसरे से टकरा कर दूर चली गई। सही बात है। अच्छा, अगर आप क्लोजली इस एक्सीडेंट को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब ऑरेंज कार और ये सिल्वर कार एक दूसरे के पास आ रही थी तब इनकी वेलोसिटी कुछ और थी और टकराने के बाद अब इनकी वेलोसिटी कुछ और है। यानी कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे से टकराने के लिए आती है, एक दूसरे के पास आती है टकराने के लिए, तब उनकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती है और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जब वो दो बॉडी एक दूसरे से दूर जाने लगती है तब उनकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होती है। इतनी बात क्लियर है। आओ ज़रा इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो कार आपको दिखाई दे रही है, ये ऑरेंज कार और ये सिल्वर कार, ये दोनों कार अभी आपस में टकराई नहीं है। अभी ये और आगे आएंगी तो यहाँ पर कुछ टकरा जाएंगी। ठीक है। तो इस समय इस ऑरेंज कार के पास इसका खुद का कुछ मास होगा और इसका खुद का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, राइट। सेम उसी तरह इस ऑरेंज कार के पास भी, इस सिल्वर कार के पास भी इसका खुद का कुछ मास होगा और इसका खुद का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये m1 जो है ये इस ऑरेंज कार का मास है और ये u1 जो है वो इस ऑरेंज कार का इनिशियल वेलोसिटी है। सेम इसी तरह ये m2 जो है वो इस सिल्वर कार का मास है और ये u2 जो है ये इस सिल्वर कार का इनिशियल वेलोसिटी है। अब मुझे इन दोनों कार के मास और वेलोसिटी के बारे में पता है, तो क्या मैं अब इस समय इन दोनों कार के मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। तो मैं सबसे पहले इस ऑरेंज कार के मोमेंटम को कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता है मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इस ऑरेंज कार का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग m1 एंड u1। मास और वेलोसिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मोमेंटम मिलता है। तो जब मैंने m1 और u1 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये ऑरेंज कार का इनिशियल मोमेंटम मिल गया। क्या मिल गया? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। अब इसी तरह मैं इस सिल्वर कार के इनिशियल मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं जब m2 को u2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है सिल्वर कार का इनिशियल मोमेंटम। तो m1 u1 ऑरेंज कार का इनिशियल मोमेंटम है और m2 u2 इस सिल्वर कार का इनिशियल मोमेंटम है। इतना क्लियर है। अब अगर मैं इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर देता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलता है वो होगा मेरा टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि बताओ टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप बोलोगे m1 u1 प्लस m2 u2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे टोटल दो ही ऑब्जेक्ट है तो क्लियर है। इतना पक्का, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि ये दो कार एक दूसरे से टकरा कर दूर जा रही हैं। अब यहाँ पे रुक जाओ। यस। अब इस केस में ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये जो दो कार आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सबसे पहला कार है इसका खुद का कुछ मास तो है ही पहले से ही, m1 इसका मास है, इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगा, है ना। और उसी तरह इस सिल्वर कार का खुद का कुछ मास तो है ही, अब इसका कुछ दूसरा फाइनल वेलोसिटी भी होगा। ठीक है। तो अब इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अब इन दोनों का मोमेंटम भी चेंज हो गया है? तो अब मुझे इन दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का मास लिख लेता हूँ। पहले वाले का मास है m1 और इसका वेलोसिटी अब चेंज हो चुका है, अब इसका वेलोसिटी हो गया है v1। ठीक है। और उसी तरह ये जो सिल्वर कार आपको दिखाई दे रहा है इसका मास तो अभी भी m2 ही रहेगा, बट इसका जो वेलोसिटी वो चेंज होकर हो गया है v2। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? इन दोनों कार का मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 v1। m1 v1 क्या होगा? इस ऑरेंज कार का फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, m2 v2 लिख देता हूँ। ये m2 v2 क्या है? ये इस सिल्वर कार का फाइनल मोमेंटम है। तो यहाँ पे m1 v1 इस ऑरेंज कार का फाइनल मोमेंटम हो गया और ये m2 v2 जो है वो इस सिल्वर कार का फाइनल मोमेंटम हो गया।
अब इन दोनों के फाइनल मोमेंटम को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा टोटल फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑरेंज कार यानी कि m1v1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिल्वर कार यानी कि m2v2। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम है इस केस में m1u1 प्लस m2u2 और टोटल फाइनल मोमेंटम है इस केस में m1v1 प्लस m2v2। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है व्हेन टू बॉडी कोलाइड विथ ईच अदर, जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के साथ क्या होती है, कोलाइड होती है, द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। यानी कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड होती है तो उस टाइम पे जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो बेसिकली इस लॉ का मतलब ये है कि दो कार जब एक दूसरे से टकराने वाली थी उससे पहले उसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उनका टोटल फाइनल मोमेंटम उतना ही रहेगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम जितना था टकराने से पहले, टोटल फाइनल मोमेंटम भी उतना ही रहेगा टकराने के बाद, यानी कि उनके टोटल मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? यही कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका इक्वेशन बनता है एक, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हमें पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल है और टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है m1u1 प्लस m2u2 और टोटल फाइनल मोमेंटम होता है m1v1 प्लस m2v2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इस इक्वेशन को प्रूफ कैसे किया जाए। ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, इसको प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी डिराइव करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे कि सच में ये इक्वल होता है। क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो आपको केस दिखाई दे रहा है, इस केस में ये दो कार एक दूसरे से टकरा चुकी थी। ठीक है, तो जब ये दो कार एक दूसरे से टकराई थी उस समय इस ऑरेंज कार ने इस सिल्वर कार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। अज्यूम करते हैं वो फोर्स है F1। अब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी फोर्स अकेले एक्ट नहीं करता, यानी कि ये F1 जो है ये अकेले नहीं होगा, बल्कि इस F1 एक्शन फोर्स के रिस्पॉन्स में ये सिल्वर कार भी क्या करेगा, एक दूसरा इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये सिल्वर कार भी क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा ऑरेंज कार के ऊपर और वो फोर्स है F2। अब यहाँ पे F1 जो है वो आपका एक्शन फोर्स हो गया और जो F2 है वो आपका रिएक्शन फोर्स हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है बट इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। F1 जो है वो इस तरफ है और F2 जो है वो इस तरफ है। तो इन दोनों को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, तो ये मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो में ही समझाया था, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए एक को हमने नेगेटिव रखा और एक को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो इसको आप ज़रा याद रखना, ये F1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोल सकता हूँ F1 जो है वो नेगेटिव ऑफ F2 के इक्वल है। ठीक है, अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं याद करूँ तो मुझे पता है फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो मैं F1 के जगह पे m1 इंटू a1 लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 1 क्यों आया है, बिकॉज ये F1 है। ठीक है, सेम इसी तरह इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ और ये F2 के जगह पे, इस F2 के जगह पे मैं m2 इंटू a2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, m2 इंटू a2। ठीक है, ये 2 क्यों है, क्योंकि ये F2 है इसलिए। ठीक है, अब इसके आगे नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिख दिया है मैंने। इतना क्लियर है? ओके, अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे इस a1 के जगह पे वो फॉर्मूले को लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 ब्रैकेट ऑफ v1 माइनस u1 अपॉन टी। ये कैसे आया, देखो a1 जो है एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी,
क्योंकि ये a1 है तो मैं यहाँ पे v1 माइनस u1 बाई टी लिखूँगा। ये t के ऊपर नंबर क्यों नहीं दिया? मैं t के ऊपर नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि t जो है वो कॉमन है, ठीक है। दोनों फोर्सेस के लिए टाइम क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ पर t क्या है आपका? कॉमन है, इसलिए उसको मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ। अभी आपको दिख रहा है नेगेटिव ऑफ m2 a2, तो इस a2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? v2 माइनस u2 अपॉन t। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव ऑफ m2 ब्रैकेट ऑफ इस a2 के जगह पे v2 माइनस u2 अपॉन t। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब आप यहाँ पे इस t से इस t को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा m1 ब्रैकेट ऑफ v1 माइनस u1। कैसे? देखो ना, ये t कट गया ना, तो ये ऊपर जो बचा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ। अब इस तरफ क्या बचेगा? तो इस तरफ बचेगा नेगेटिव ऑफ m2 ब्रैकेट ऑफ v2 माइनस u2। क्लियर है इतना? अब ये m1 जो है ये अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, m1 v1 माइनस m1 u1। कैसे हुआ ये m1 पहले v1 के साथ मल्टीप्लाई होकर m1 v1 बन गया, फिर ये माइनस वैसा का वैसा, फिर ये m1 u1 के साथ मल्टीप्लाई होकर m1 u1 बन गया, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू वैसा लिख दूंगा मैं। अब ये माइनस m2 को अंदर भेजूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। कैसे हुआ ये बताता हूँ। ये जो माइनस m2 दिख रहा है वो जब v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 v2 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये m2 जो है वो u2 के साथ मल्टीप्लाई होके m2 u2 बन जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर फाइनल मोमेंटम को एक साथ लेकर आता हूँ और इनिशियल मोमेंटम को सब एक साथ लेके आता हूँ। तो ये जो v वाला टर्म है इन लोग को एक साथ लेके आता हूँ और ये जो u वाला टर्म है उनको एक साथ लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आप देख सकते हो ये m1 v1 जो है वो यहाँ पर ही है। अभी जो माइनस m2 v2 था उसको इज इक्वल्स टू के बाजू ला के मैंने प्लस m2 v2 लिख दिया है, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू का वैसा वैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ये जो नेगेटिव ऑफ m1 u1 था वो इज इक्वल्स टू के ये बाजू आके पॉजिटिव हो गया है और ये प्लस m2 u2 वैसा का वैसा लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है आपका? टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है आपका? टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब इसको अगर मैं थोड़ा सीधा लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 पहले, फिर इज इक्वल्स टू और फिर m1 v1 प्लस m2 v2 बाद में, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम पहले इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना था। और यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 ये मैंने किस तरह से प्रूफ किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाओ जिनको इस वीडियो की सच में ज़रूरत है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए